नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो इकोसिस्टम, इकोटोन और एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस है, इस टॉपिक का तीसरा और आखिरी वीडियो देखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था तो इसको मैंने 3 पार्ट में कराया है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम थे, जो सबसे पहले वाले टॉपिक में कराया था कि उसमें जो इकोसिस्टम के फंक्शंस है उसमें जो तीसरा पार्ट था वो इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय उत्तराधिकार था। तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर इकोटोन देखेंगे, फिर पर्यावरणीय पारिस्थितिक असंतुलन देखेंगे। संतुलन मतलब बैलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो मैं इसको पहले एक मोटी बता देता हूँ कि पारिस्थितिकी संतुलन होता क्या है। कि जैसे घरों में होता है ना कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है। तो इस तरह से लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, और जो घर होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, दूसरे घर बनते हैं। तो जैसे मतलब इंसानों की ज़िंदगी में सक्सेशन होता है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, वैसे ही जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना उसमें भी सक्सेशन होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती है। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। उत्तराधिकार एक पारिस्थितिकीय समय पैमाने पर वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है कि जो सक्सेशन है वो पारिस्थितिक समय पैमाना मतलब इकोलॉजिकल जो टाइम स्केल है ना उसमें वनस्पति की बात हो रही, पेड़ पौधों की, उसमें दिशात्मक मतलब डायरेक्शनल चेंज, परिवर्तन मतलब चेंज की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कि मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस, ये प्रोसेस होती रहती है। एक टाइम स्केल का मतलब समय के साथ बोल रहा है, जो इकोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब पारिस्थितिकी जो समय पैमाना है उसमें वनस्पतियों में एक दिशात्मक यूनिवर्सल प्रोसेस होती रहती है। उसी को क्या बोलते हैं? सक्सेशन। हिंदी में बोलेंगे तो उत्तराधिकार। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराधिकार तब होता है जब प्राकृतिक या मानव जनित विनाश बड़े पैमाने पर होता है, जिसके कारण समुदायों की एक श्रृंखला दूसरे की जगह लेती है। तो जो सक्सेशन कब होता है? जब बोला प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक रूप से या मानव जनित मतलब इंसान द्वारा की गई मतलब विनाश। तो प्राकृतिक विनाश भी हो सकता है कि भूकंप आ गया, कहीं पे ज्वालामुखी आ गया। तो जब बड़े पैमाने पर होता है जिसके कारण समुदायों की एक श्रृंखला दूसरे की जगह लेती है। बड़े पैमाने पर जब प्रकृति में परिवर्तन होता है वो नेचुरल और मैन मेड भी हो सकता है, मतलब मानव जनित या नेचुरल। तो जो समुदाय है ना एक जगह, जिसके कारण जो कम्युनिटीज होती है ना वो एक कम्युनिटी दूसरे का स्थान लेती है, इसी को सक्सेशन कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना, यूनिवर्सल प्रोसेस, उसी का मतलब है ना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक समुदाय दूसरे समुदाय की जगह तब तक लेता है जब तक कि एक स्थिर परिपक्व समुदाय विकसित नहीं हो जाता। अब कहीं पे बहुत ही तेज़ डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसके बाद मतलब जो प्राकृतिक या मानव जनित परिवर्तन कहीं पे हो गया काफ़ी भयंकर, कि वहाँ के सभी जीव जंतु वो मर गए। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ना वो काफ़ी टाइम पीरियड में होता है, मतलब ये जल्दी जल्दी होने वाली प्रोसेस नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक समुदाय दूसरे की जगह लेगा। तो यह तब तक चलता रहेगा कि जब तक एक स्थिर स्टेबल परिपक्व मतलब डेवलप्ड समुदाय विकसित नहीं हो जाता है, कि वो समुदाय जो वहाँ पर ज़्यादा समय के लिए टिक सके, ऐसा समुदाय विकसित नहीं हो जाता, तब तक ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट प्लांट टू कोलोनाइज एन एरिया इज कॉल्ड द पायनियर कम्युनिटी। बोल रहा है कि किसी स्थान पर जो पहला प्लांट, बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीव जंतुओं की बात हो रही है, वो जब किसी एरिया को कोलोनाइज करते हैं, कोलोनाइज करना ना, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी ना, उसी को कोलोनाइज बोलते हैं। कि जब किसी जगह पर
पहले तरह के जो जीव जंतु हैं ना वो उसको कॉलोनाइज करते हैं, तो उस पहले जो कम्युनिटी है ना उसको पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं। हिंदी मुझे इसकी पता नहीं है, लेकिन पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। जैसे लिखा है बैक्टीरिया, लाइकेन, फंगस एक्सेट्रा। तो जो पायनियर कम्युनिटी होते हैं उसमें बैक्टीरिया, लाइकेन और फंगस आते हैं। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, उत्तराधिकार की अंतिम अवस्था को क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो अभी ऊपर बताया कि जो सक्सेशन है तब तक चलता रहता है जब तक कि एक डेवलप्ड और स्टेबल जो कम्युनिटी है ना वहाँ पे नहीं, वहाँ पे जब तक एक स्टेबल कम्युनिटी नहीं आती है तब तक ये सक्सेशन चलता रहता है। तो जो सक्सेशन है ना उसकी जो अंतिम अवस्था है मतलब स्टेबल कम्युनिटी के आने की, उसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अगला पॉइंट क्या लिखा है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी की ओर ले जाने वाली अवस्थाओं को सक्सेशन स्टेजेज या सीयर्स बोलते हैं। SERES ऐसे ही लिखा है सीयर्स, और सीयर्स का मतलब नहीं पता, शब्द का मतलब यूज किया गया है सीयर्स। और सक्सेशनल स्टेजेस का मतलब पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच की जो स्टेजेज होती हैं। अब सीधा थोड़ी है कि बैक्टीरिया, लाइकेन, फंगस से सीधा बड़े पेड़ पौधे कहीं पे आ जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे चेंज होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक डायग्राम बना है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा यहाँ पे बना हुआ है, चलो आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे लिखा है ना एनुअल प्लांट्स, तो ये हो गए आपके पायनियर कम्युनिटी। और जो यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज है ना, हार्डवुड ट्रीज बड़े साइज के पेड़ पौधे जिनकी लकड़ी हार्ड होती है, तो वो आ गए आपके क्लाइमैक्स कम्युनिटी में। तो यहाँ ये हो गई पहली पायनियर कम्युनिटी, ये हो गई क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और जो बीच की ये स्टेजेज हैं, ये 2, 3, 4, इनको बोलते हैं सक्सेशनल स्टेजेज या सीयर्स। और ये टाइम पीरियड के साथ होता है, ये लिखा है ना इस तरफ, सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे एक इकोलॉजिकल एक सक्सेशन दिखाया गया है कि सबसे पहले एनुअल प्लांट्स ग्रो करते हैं किसी बंजर ज़मीन पर। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो उगते हैं मर जाते हैं, उगते हैं मर जाते हैं। पेरेनियल प्लांट्स एंड ग्रासेस वो होते हैं जो इनसे ज़्यादा, मतलब एनुअल प्लांट से जिनका टाइम पीरियड है ना, लाइफ साइकिल ज़्यादा होता है और इसमें घास भी आ जाती है। तीसरा श्रब्स, श्रब्स आप जानते होंगे, जड़ी बूटियाँ। उसके बाद अगली स्टेज आती है सॉफ्टवुड ट्रीज, वो पेड़ जिनके साइज और जिनके तने हैं ना वो ठीक ठाक होते हैं। और हार्ड 5वीं स्टेज आ गई जिसमें हार्डवुड ट्रीज आते हैं, और ये इसी को बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी और पायनियर कम्युनिटी बीच की सक्सेशनल स्टेजेज। और ये पूरी हो गई आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो सक्सेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होती हैं। 3 चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि जब सक्सेशन होता है तो उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब सीधी सी बात है, किसी बंजर जगह पे जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं है वहाँ पे धीरे धीरे जब विकास होगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। और क्या लिखा है, रिजर्वायर से पोषक तत्वों का स्थानांतरण। तो रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर तो एटमॉस्फेयर होगा या सॉयल होगी। तो पहले सॉयल ही डेवलप होती है किसी स्थान में, तो सॉयल से और एटमॉस्फेयर इन यही रिजर्वायर बोलते हैं। तो वहाँ से पोषक तत्व है ना वो जीव जंतु ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए लिखा है पोषक तत्वों का रिजर्वायर से स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स विद इंक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट एंड अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन। इंग्लिश से आपको घबराना नहीं है, बहुत बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है। अब सब जगह मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब उसको मतलब चेंज करने में लग रहा है। तो इंग्लिश में कुछ आप पढ़ लो, उसका मतलब मैं बता दूंगा। तो क्या लिखा है, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जब सक्सेशन होता है तो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु होते हैं उनकी डाइवर्सिटी मतलब विविधता बढ़ती है। पहले एक तरह के आएंगे फिर दूसरी तरह के आएंगे, तो वही है ना कि बढ़ते रहते हैं, पहले छोटे आएंगे फिर बड़े आएंगे जीव जंतु। विद इंक्रीज्ड नीश डेवलपमेंट, जो ये नीश है ना इसको हम लोग आगे देखेंगे। बस नीश का मतलब ये आप समझ लो कि किसी जीव जंतु का ना जो रहने का जो आवास होता है
और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसी को हम लोग नीश बोलते हैं कि किस मतलब कंडीशंस में और किस आवास में कोई जंतु अच्छे से रह सकता है, उसी को नीश बोलते हैं। तो क्या होता है कि नीश डेवलपमेंट होता है कि वहाँ पे किसी जीव जंतु के रहने की उपयुक्त दशाएं उत्पन्न होती हैं। एंड अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स। फिर क्या होता है कि जो फूड वेब्स होती हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं। जब वो जीव जंतु पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो जो कई सारी वेब फूड वेब्स चेन्स है ना वो जनरेट होंगी, तो ये सब मिल के फूड वेब बना देंगी, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गई इनकी विशेषता। अब जो सक्सेशन होता है वो दो तरह का यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले सक्सेशन को डिफाइन तो तीन तरह से किया गया है। तो पहला जो टाइप है उसमें प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीयक उत्तराधिकार, इसमें इसको बदला गया है। तो प्राथमिक उत्तराधिकार क्या होता है, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, बस आप समझ लेंगे बेसिक ये क्या है, उस उत्ते से काम चल जाएगा। तो प्राइमरी सक्सेशन सीधी सी बात ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी है, किसी भी तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ पर जब बिल्कुल माइक्रोबैक्टीरिया लाइकेन्स से डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। मतलब जहाँ पे बिल्कुल कोई पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं है। तो वही लिखा है प्राथमिक उत्तराधिकार में नई साइट को क्या लिखा है, पहले यहाँ पे करो, पहले कुछ पायनियर प्रजातियों द्वारा उपनिवेशित किया जाता है जो प्रायः सूक्ष्म जीव लाइकेन या काई होती है। पायनियर प्रजातियां अगली कुछ पीढ़ियों में अपनी वृद्धि और विकास से उस आवास की परिस्थितियां बदल देती हैं। वही बात हो गई कि प्राइमरी सक्सेशन में जो सबसे पहले की सूक्ष्म मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं तो उसमें लाइकेन, माइक्रोबैक्टीरियाज और ये मॉसेस इसको बोलते हैं। तो ये डेवलप होते हैं, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे कॉम्प्लेक्स जो स्पीसीज हैं वो डेवलप होती हैं, इसी को बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा टाइप है द्वितीयक उत्तराधिकार या सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि ये तब होता है जब किसी जगह पे पहले से कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी रह रही होती है और कोई ऐसा विनाश होता है कि वहाँ की जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है ना वो नष्ट हो जाती है। मतलब किसी जगह पे पहले से विकसित जो कम्युनिटी है वो नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन है ना, द्वितीयक उत्तराधिकार है, वो होता है। इस केस में क्या होता है यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मतलब किसी जगह पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो ज़्यादा विकसित हो गई वो उसका तो विनाश हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से बंजर नहीं होती है, वहाँ पे सॉइल पहले से डेवलप होती है। तो क्या लिखा है, द्वितीयक उत्तराधिकार तब होता है जब किसी जगह पर रह रही कम्युनिटी का आंशिक या पूर्णतः विनाश हो जाता है, जिसके बाद दूसरी बायोटिक कम्युनिटीज का क्रम से विकास होता है। तो जब किसी जगह पे रह रही क्लाइमेक्स कम्युनिटी का विनाश हो जाएगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी, तो वहाँ पे दूसरी बायोटिक कम्युनिटी होंगी जो उनका धीरे धीरे विकास होगा। और यहाँ पे नोट लिखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, द्वितीयक उत्तराधिकार पहले से पूरी तरह विकसित मिट्टी पर होता है, अतः यह प्राथमिक उत्तराधिकार से काफ़ी तेज होता है। ये बात आपको याद रखना है, इसलिए मैंने नोट में रख दिया है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो प्राइमरी सक्सेशन से तेज होता है। तो वो सीधी सी बात है कि प्राइमरी सक्सेशन में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है, वहाँ पे सॉइल डेवलप नहीं होती है। तो पहले माइक्रोबैक्टीरिया आते हैं, फिर फंगस और ये फफूंद आती है, उसके बाद फिर सॉइल डेवलप होती है और उसमें टाइम लगता है। लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें मिट्टी पहले से डेवलप होती है, तो जो प्रोसेस होती है सेकेंडरी सक्सेशन की वो तेज होती है इन कंपैरिजन विद प्राइमरी सक्सेशन। दो तरह से और इसको डिफाइन किया गया है सक्सेशन को, इकोलॉजिकल सक्सेशन को, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी मुझे इनकी शब्दों की नहीं आती है, ना ही मुझे कहीं पे मिली, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। तो बस आप ऑटोजेनिक एलोजेनिक ऐसे ही पढ़ लीजिए। ऑटोजेनिक मतलब जब जो सक्सेशन होता है वो किसी जगह पर रह रहे जीवों के द्वारा लाया जाता है। लिखा है, जब सक्सेशन किसी जगह पर रह रहे जीवों के द्वारा लाया जाता है तो इसे ऑटोजेनिक कहते हैं, तथा यदि सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार बाहर की शक्तियों द्वारा लाया जाता है उसे एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। समझ में आ गया कि जो कोई
इकोसिस्टम है, तो इसमें जो सक्सेशन है यदि वहाँ की प्रजातियों के द्वारा लाया जा रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ कि एक ने दूसरे को खा लिया तो दूसरी का नष्ट हो गया, फिर दूसरी के बाद तीसरी प्रजाति डेवलप हो रही है, तो इस तरह से, तो उसको बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। और एलोजेनिक सक्सेशन है, क्या होता है जब कोई किसी जगह पे जो सक्सेशन होता है वो बाहरी शक्तियों के द्वारा होता है, तो उसको एलोजेनिक बोलते हैं। ये कोई भी हो सकती हैं। एक टाइप और है जो सक्सेशन है, उसको डिफाइन किया गया है एक टाइप में, क्या है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉप्स हम लोग पढ़ चुके हैं और हेटेरोट्रॉप्स तो बस सीधी सी बात है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्रोड्यूसर और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो उपभोक्ता होते हैं। तो क्या लिखा है, इनिशियली ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्टार्ट में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। और इसका उल्टा जो हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी। तो स्टार्ट में यदि ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो सक्सेशन होगा उसको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बोलेंगे। और किसी जगह पे किसी इकोसिस्टम में यदि हेटेरोट्रॉप्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे जो सक्सेशन होगा उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। तो ये आपका हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी कोशिश है कुछ भी बचे ना, और इस मतलब टॉपिक में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं इकोटोन में। इकोटोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल एक ही लाइन में इसकी डेफिनेशन दी गई, इससे आपको समझ में आ जाएगा इकोटोन होता क्या है। इकोटोन दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का जंक्शन क्षेत्र होता है। क्या बोल रहा है कि जो इकोसिस्टम है, इकोटोन है, वो दो या दो से अधिक जो इकोसिस्टम होते हैं ना, उनके बीच की ट्रांजिशनल स्टेज होती है। एक जगह एक इकोसिस्टम है और दूसरा इकोसिस्टम है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र है ना, उसी को इकोटोन बोल देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मैनग्रूव जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जैसे सुंदरवन के डेल्टा में और यहाँ गुजरात के जो तट है ना, वहाँ पे मैनग्रोव पाए जाते हैं, और इधर आंध्र प्रदेश रीजन उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। तो ये मरीन मतलब समुद्री जो इकोसिस्टम है और जो टेरेस्ट्रियल स्तरीय इकोसिस्टम है ना, उसके बीच का जो ट्रांजिशनल स्टेज है ना, वहीं पे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये एक इकोटोन का उदाहरण है। 3 उदाहरण और लिखे हैं, ग्रासलैंड और एस्चुअरी तथा रिवर बैंक, ये भी तीनों इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। यदि ग्रासलैंड की बात की जाए तो जो ग्रासलैंड मतलब चारागाह होते हैं, या तो ये पहाड़ों और जो समतल भूमि है उसके बीच की जगह होती है, या 2 तरह के जंगल होंगे उनके बीच में होते हैं ये। तो इस तरह से ये एक तरह के इकोटोन हो गए। अगला टाइप है मतलब अगला एग्जाम्पल है एस्चुअरी। एस्चुअरी और डेल्टा आपने सुना होगा। तो जो एस्चुअरी है ये मरीन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का इकोटोन है। तीसरा है रिवर बैंक। तो जो नदियों के किनारे होते हैं, तो नदी बह रही हो तो उनके किनारे जो क्षेत्र है वो इकोटोन आता है। तो ये उसके बाद फिर ज़मीन होती है, तो जंगल भी हो सकते हैं और ऐसा मैदान भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका इकोटोन। और इकोटोन की कुछ विशेषताएं लिखी हुई, यहाँ पे कुछ टर्म यूज हुए हैं, हम लोग उनको देखेंगे। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इकोटोन की। क्या लिखा है, यह संकरा या काफ़ी चौड़ा भी हो सकता है। कि जो इकोटोन का एरिया है ना, वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, साइज की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इसमें आसपास के इकोसिस्टम्स के बीच की दशाएं होती हैं, अतः यह जोन ऑफ टेंशन है। कि जो इकोटोन है ना, वो 2 इकोसिस्टम के बीच की जगह है। तो इस जगह पे पहले इकोसिस्टम की भी कुछ कंडीशंस होंगी, दूसरे की भी, तो इसलिए इसको जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अगला पॉइंट देखते हैं, यह रेखीय होता है क्योंकि यह एक प्रजाति की धीरे धीरे वृद्धि तथा दूसरी प्रजाति की धीरे धीरे घटती संख्या को दर्शाता है। तो जो इकोसिस्टम है वो रेखीय होता है, मतलब लीनियर होता है। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, क्योंकि एक प्रजाति की धीरे धीरे वृद्धि तथा दूसरी प्रजाति की धीरे धीरे घटती संख्या को दर्शाता है।
इकोटोन में क्या होता है कि एक इकोसिस्टम होगा और दूसरा इकोसिस्टम होगा। तो ऐसा होगा कि इस ट्रांजिशनल मतलब बीच का जो क्षेत्र है तो उस इकोटोन की अपेक्षा यहाँ पे ये ज़्यादातर केस की बात हो रही है, आगे एक इसमें अपवाद भी है तो वो भी देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पीसीज होंगी ना उसकी संख्या पहले इकोटोन से कम, कुछ स्पीसीज की संख्या ऐसी है जो इकोटोन इकोसिस्टम 1 में होगी ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे कम यहाँ पे होगी। और इसी तरह से ऐसा होगा कि एक इकोसिस्टम में किसी स्पीसीज की संख्या कम है तो यहाँ पे ज़्यादा होती चली जाएगी दूसरे की तरफ बढ़ने पर, मतलब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम, तो बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये लीनियर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक अच्छी तरह से विकसित इकोसिस्टम में साथ के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो जो इकोटोन है ना यदि ये कम्प्लीटली डेवलप्ड है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्रजातियां मतलब स्पीसीज ऐसी भी हों जो यहाँ पे इकोटोन में तो पाई जा रही हैं लेकिन जो पास के दोनों इकोसिस्टम है उनमें नहीं पाई जा रही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कभी कभी इकोटोन में प्रजातियों की संख्या तथा कुछ प्रजातियों का जनसंख्या घनत्व साथ के इकोसिस्टम से भी अधिक होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इकोटोन में कुछ प्रजातियों की संख्या मतलब स्पीसीज की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है कि जितनी इकोटोन वाली जगह जो है वहाँ पे स्पीसीज रह रही हैं उनकी संख्या ज़्यादा है इन दोनों इकोसिस्टम से, तथा बोला कुछ प्रजातियों के जनसंख्या घनत्व, कुछ स्पीसीज ऐसे भी हो सकती हैं जिनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, मतलब जनसंख्या घनत्व मतलब इकाई क्षेत्रफल में जितने जीव रह रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। तो ये मैंने रेड से लिखा है, तो एज इफेक्ट यही होता है। आपको समझ एज इफेक्ट पूछ सकता है और एज इफेक्ट यही होता है कि यदि इकोटोन में प्रजातियों की संख्या या डेंसिटी साथ के इकोसिस्टम से ज़्यादा है तो इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, जो जीव मुख्यतः या ज़्यादा संख्या में इकोटोन में रहते हैं उन्हें एज स्पीसीज बोलते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने एज इफेक्ट पढ़ा और इन्हीं जो प्रजातियां होती हैं स्पीसीज होती हैं उन्हीं को एज स्पीसीज बोलते हैं। आगे पॉइंट लिखा है, स्थलीय इकोसिस्टम में एज इफेक्ट मुख्यतः पक्षियों में लागू होता है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है ना इसमें एज इफेक्ट मेनली पक्षियों बर्ड्स के केस में लागू होता है। जैसे वन और रेगिस्तान के मध्य के क्षेत्र में पक्षियों का घनत्व तो अधिक होता है कि फॉरेस्ट और जो डेजर्ट एरिया है ना उसके बीच में बहुत सारे पक्षी रहते हैं उनका घनत्व तो ज़्यादा होता है। तो ये आपका हो गया इकोटोन, और कुछ आपको पढ़ना नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। अभी ऊपर एक टर्म आया था नीश, तो नीश को हम लोग भी देखेंगे, इकोसिस्टम के अंतर्गत ही आता है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट है, बाकी जो इकोटोन और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो बिल्कुल छोटे टर्म है। इकोटोन तो हम लोगों ने देख लिया, इकोलॉजिकल बैलेंस आगे देख लेंगे। नीश को अभी मैंने समझाया, उसको यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं। अ नीश इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीसीज इन अ इकोसिस्टम। तो वही मैंने बताया कि किसी इकोसिस्टम में जो प्रजाति रह रही हैं उनके लिए क्या कंडीशंस हैं और क्या उनके रोल हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी जो है ना उसी को नीश बोलते हैं। अच्छी जानकारी नहीं, आप मतलब उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसी को नीश बोलते हैं। कि आप ये समझ लो कि किसी इकोसिस्टम में जितनी बढ़िया कंडीशंस होंगी किसी स्पीसीज के ज़िंदा रहने और सरवाइव करने के लिए तो उतनी ही अच्छे से वो प्रजाति वहाँ पे डेवलप करेगी, तो उसी को नीश बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा होने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीसीज नीड्स टू सर्वाइव हेल्दी स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। क्या बोल रहा है कि ये जो नीश है ना ये बताता है कि बायोलॉजिकली फिजिकली और केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस एक स्पीसीज को किसी जगह पे सर्वाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए, स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए, और रिप्रोड्यूस मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं वो उपयोगी होते हैं, ये बताता है। अगला
A niche is unique for a species which means no two species have exact identical niches। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी कि जो एक नीश होता है ना वो एक स्पीसीज़ के लिए यूनिक होता है, बिल्कुल यूनिक मतलब दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए लिखा है जिसका मतलब कि दो स्पीसीज़ का जो है ना वो सेम नीश नहीं हो सकता है, बिल्कुल सेम। चलिए अगला देखते हैं। नीश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखा है कि जो नीश है ना वो स्पीसीज के कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीधी सी बात है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तभी तो जो स्पीसीज है वो डेवलप करेगी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ नीश यहाँ पे दिखा गया है, तो 4 टाइप के हैं, हम लोग इनको देखते हैं कि कौन कौन से हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा है। हैबिटेट नीश मतलब किसी जीव के जो रहने का आवास है वो कैसा है, वो उसको बोलते हैं हैबिटेट नीश। फूड नीश का मतलब वो क्या खाता है, व्हाट इज इट ईट्स और डिकम्पोजेज। अब जीव जंतु, डिकम्पोज का मतलब डिकम्पोजर हो गए, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं, तो उनके लिए भी तो फेवरेबल कंडीशन होती है ना कि ज़्यादा ठंडी होगी तो वहाँ पे कहाँ डिकम्पोज कर पाएंगे। एंड वाट स्पीसीज इट कम्पीट्स विद, कि वहाँ पे दूसरी किन जीव जंतुओं के साथ इसका कंपटीशन है खाने के लिए। तीसरा है रिप्रोडक्टिव नीश, कि रिप्रोडक्शन की कंडीशंस कैसी हैं, वरना जो जीव जंतु हैं उनकी जो प्रजातियाँ उनकी वृद्धि नहीं सही से हो जाएगी। ये लिखा है हाउ एंड व्हेन इट प्रोड्यूसेस। और चौथा है फिजिकल एंड केमिकल नीश, कि मतलब भौतिक और रासायनिक जो कंडीशंस है वो कैसी हैं, मतलब टेम्परेचर, लैंडस्केप, ज़मीन, लैंड स्लोप और ह्यूमिडिटी, ये सब फेवरेबल होनी चाहिए जिससे कि जो स्पीसीज है ना वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेंगी। तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है वो जो ऊपर मैं बता ही चुका हूँ, इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ। इफ़ वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, नेटिव हैबिटेट मतलब प्राकृतिक आवास में, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द नीश रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पीसीज एंड शुड इंश्योर दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स नीश आर फुलफिल्ड। तो सीधी सी बात है कि यदि किसी जीव जंतु के रहने की फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो उसी जगह पे वो डेवलप करेगी। तो इसीलिए जो अब पोल्ट्री फार्मिंग या बीज जो होती है ना उन जिनसे शहद हमको निकाला जाता है, तो उनको ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। चलिए इकोसिस्टम में हम लोग बायोस्फीयर और बायोम, ये वाला भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, हो सकता है इस पर टपक पड़े कहीं से क्वेश्चन। तो जो बायोस्फीयर होता है कि लिखा पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन विद्यमान है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। तो पृथ्वी में जहाँ कहीं भी जीवन है वो सब बायोस्फीयर में आता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, इनका जो ट्रांजिशन जोन है उसी को बायोस्फीयर हिंदी में वो जैवमंडल बोलते हैं। तो एटमॉस्फियर तो सबको पता ही है, लिथोस्फियर का मतलब स्थल मंडल और हाइड्रोस्फियर का मतलब जल मंडल, जो जलीय एरिया है। तो इनके ट्रांजिशनल स्टेज जो है उसी को जैवमंडल बोलते हैं। अब आगे आपको समझ में आ जाएगा, जो यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखे हैं ना इनसे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्या लिखा है, यह पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत है। समझ लो ये पृथ्वी है आप, तो इसके चारों तरफ जो आपका एटमॉस्फियर है और यहीं पे सरफेस पे ना ये जल होता है समुद्रों में और नदियों में सब जगह। तो टेरेस्ट्रियल मतलब एटमॉस्फियर और एक्वाटिक और धरती तो भाई ये बीच बीच में, तो यही भी एरिया जहाँ पे जीव जंतु जिंदा रहते हैं वही लिखा है कि यह पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, बायोस्फीयर में समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे और समुद्र की सतह से लगभग 600 मीटर ऊपर तक प्रचुर मात्रा में जीवन पाया जाता है। तो बायोस्फीयर की बात हो गई, कहाँ पे ज़्यादा तर जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। तो उसमें क्या लिखा है कि जो सी लेवल है समुद्र की सतह है उससे 200 मीटर नीचे और 6000 मीटर ऊपर, 6000 लिखा है मतलब 6 किलोमीटर ऊपर जो सी लेवल होता है उससे 200 मीटर नीचे और
6 किलोमीटर ऊपर तक, ये बीच का जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बायोस्फीयर अनुपस्थित है। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स हैं, ठंडे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, जैवमंडल में आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है तथा जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो वायु, जल और मिट्टी से मिलते हैं। ये तो पता ही है कि जो ऊर्जा है वो सूर्य से मिलती है और जो पोषक तत्व हैं वो वायु, जल और मिट्टी से मिलते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, यहाँ वनों में यहाँ गायब हो गया है, वनों में पेड़ पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, आपका जो इक्वेटर है ना, उसके आसपास का जो एरिया, भूमध्य रेखा के जो आसपास का एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लगभग कितनी 50% बायोडाइवर्सिटी है ना, वो यहीं पे पाई जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैंने नोट में लिख दिया, क्या पता टपक पड़े आपके पेपर में। अब हम लोग देख लेते हैं बायोम। बायोम क्या होता है, तो क्या लिखा है, द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू एनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम। कि जो बायोस्फीयर या जैवमंडल होता है ना, उसमें जो स्थल मंडल है, वो स्थल मंडल कई सारे बायोम्स से मिलके बना होता है, अलग अलग रीजन से। तो अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं ना स्थल मंडल के, उसकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो उन्हीं को बायोम बोलते हैं। क्या लिखा है, विच आर करेक्टराइज्ड बाय क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड जनरल सॉइल टाइप। तो जो बायोम होते हैं वो क्लाइमेट के पे आधारित होते हैं, मतलब जलवायु पे। वेजिटेशन मतलब वहाँ पे किस तरह की जो वेजिटेशन है वो है। एनिमल लाइफ, जीव जंतु, और जनरल सॉइल टाइप की वहाँ की मिट्टी किस तरह की है, तो उस तरह से बायोम डिपेंड करते हैं। दो यहाँ पे स्टार लगा के पॉइंट लिखे हैं कि कोई भी दो बायोम समान नहीं हो सकते। तो ऐसे लिखा था कि कोई भी दो नीच सेम नहीं हो सकते, ऐसे ही कोई भी दो बायोम समान नहीं होते। दूसरा, तापमान और वर्षा, मतलब टेम्परेचर एंड रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, इसके दो महत्वपूर्ण जलवायु घटक हैं। किसके, बायोम के। बायोम के दो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, या टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एक ही है, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। लास्ट में आता है आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसा बिल्कुल समझ में आ रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात हो रही है कि आपका जो पर्यावरण पारिस्थितिक संतुलन है वो बना रहे। तो क्या होता है वो संतुलन कैसे हो रहा है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, किसी इकोसिस्टम में विभिन्न जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक सभ्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। कि मतलब किसी इकोसिस्टम में जीव जंतुओं का जो कम्युनिटी रह रही है, तो वो संतुलित मतलब वहाँ पे रह रही है और ग्रो कर रही है। गतिक अवस्था का मतलब होता है डायनेमिक स्टेट। तो डायनेमिक स्टेट में तो रहते ही हैं कि मतलब कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहते हैं, लेकिन जो ओवरऑल वहाँ पे सभ्यता है वो नष्ट नहीं होती है, वो चलती रहती है। उसी को पारिस्थितिक संतुलन बोलते हैं। क्या लिखा है, अर्थात पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं मनुष्यों के बीच संबंध को ही पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, इसे इकोसिस्टम में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इकोसिस्टम में जो सभी प्रजातियां हैं ना, उनकी संख्या का एक संतुलन बना रहे, उसी को ही बोलते हैं पारिस्थितिक संतुलन। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कई बार तो प्रतिस्पर्धा से भी संतुलन बना रहता है और कई बार आपसी सहयोग से भी बना रहता है, दोनों हैं, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने का संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन पैदा होता है। सीधी सी बात है, जो कई सारे जीव जंतु हैं ना, उनको बड़े जीव जंतु खाते हैं, तो छोटे जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या बढ़ नहीं पाती है, तो भी पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। दूसरा क्या है, यह संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियाँ अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती हैं, जिससे विभिन्न प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। यही मैंने बताया कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो जो जीवों की संख्या है वो कंट्रोल में रहती है।
तो ये बात हो गई आपका पारिस्थितिक संतुलन की। तो अब हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिक असंतुलन किन किन कारणों से होता है। तो यही लिखा है पारिस्थितिक असंतुलन के कारण। क्या लिखा है? पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। तो मानव आ गया तो इंसान है, ऐसी एक्टिविटीज है ना इंसान की जिसके कारण अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, उनका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है मानव के द्वारा, जिससे जीव जंतुओं और पौधों के आवासों का ह्रास और विखंडन हो रहा है। ह्रास मतलब खत्म हो जा रहा है, नष्ट होना। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हो गई। तो इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं। कारणों की बात हो रही तो पहला कारण हम लोग पढ़ चुके, मानव के द्वारा अत्यधिक दोहन। दूसरा क्या है? जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजाति के जीव जंतुओं या पौधों को लगाया जाता है, विदेशी प्रजाति के जीव जंतु या पेड़ पौधे कहीं पे लगाए जाएंगे तो क्या है, तब उनमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानिक प्रजातियों की कमी या विलुप्त होने का कारण बन जाती हैं। कई बार ऐसी प्रजातियां मानव कहीं पे लगाता है तो जीव जंतु भी हो सकते हैं और पेड़ पौधे भी, कि उस जगह की जो पहले से रह रही प्रजातियां हैं ना, उनके जो एग्जिस्टेंस है ना उस पर खतरा मंडराने लगता है। वो एग्जाम्पल भी बताया गया है। पहला तो आप यूकेलिप्टस समझ लीजिए, इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जो यूकेलिप्टस का पेड़ है ना वो भारत का पेड़ नहीं है। इसको जहाँ तक मुझे पता है इसको ऑस्ट्रेलिया शायद इंडिया में आई है। ये पानी बहुत ही खींचता है, तो या जहाँ भी यूकेलिप्टस लगा होगा वो ये अपने आसपास के एरिया के पानी को भी खींच लेता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे मर जाते हैं। मतलब यूकेलिप्टस की ना पर डे की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया गया है वो लिखा है, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब यह मछली हमारी नदियों की मूल असल्कमीन मछलियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। इनका कहना ये है कि जो अफ्रीका से जो कैटफिश हमारी नदियों में लाई जा रही है वो हमारी नदियों में जो पहले से रह रही हैं मछलियाँ उनके लिए खतरा पैदा कर रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, सहविलुप्तता भी पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो अब सहविलुप्तता क्या होती है? जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर निर्भर जंतु व पादप भी विलुप्त होने लगते हैं। इसी को सहविलुप्तता भी बोलते हैं, कि कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा नष्ट हुआ तो उस पे जो आश्रित हैं जीव जंतु वो भी नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, किसी क्षेत्र में बाढ़, दावानल, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी प्राकृतिक असंतुलन को बढ़ावा देती हैं। बाढ़ आने से, दावानल मतलब जंगल में आग लगने से, चक्रवात मतलब तूफान आने से, और ज्वालामुखी वोल्केनोज के फटने से भी एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है। अब उपाय यहाँ पे बताए गए हैं 2, तो चलो उपाय भी देख लेते हैं और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा आपका। क्या लिखा है? पहला, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। इन कारणों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव का मुख्य आधार है। कि जो किसी इकोसिस्टम में जो जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये अब आपको यदि इसके बारे में अच्छे से पता होगा तो आप प्राकृतिक है ना असंतुलन को रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्राकृतिक संरक्षण के लिए सरकार के साथ साथ सभी देशवासियों को इन्हें संरक्षित करने के लिए आगे आना होगा, तभी यह जैव विविधता संरक्षित हो पाएगी, क्योंकि जन भागीदारी के बिना किसी भी बड़े कार्य को कर पाना बड़ा मुश्किल है। लोगों के बीच में जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं कानून ले आएगी लेकिन उनको फॉलो यदि नहीं किया जाएगा तो जो पर्यावरण संतुलन है ना ये बिगड़ता रहेगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना भी इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट है वो मैंने सभी आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।